देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर, आपका जो डायरेक्टिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी वेटेज फर्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा है, तो आज इसको वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि डायरेक्टिंग है क्या। हमने आपको समझाया कि अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपको प्लान करना है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है। आप स्टाफ लाते हो, अब आप उन्हें डायरेक्शन दोगे, फिर आप कंट्रोल करोगे, देखोगे वो सही से कर रहा है या, तब जाके आप रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो आपने प्लान किया, आपने ऑर्गेनाइज किया, आप स्टाफ लेकर आए, ये सब प्रिपरेटरी फंक्शन है। क्या है ये सब? प्रिपरेटरी फंक्शन है। काम तब शुरू होगा जब हम डायरेक्शन देंगे। तो पहले आपने प्लान किया, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रक्चर तैयार करा, स्टाफिंग से आपने उसे फिल कर दिया। तो आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। जब तक आप डायरेक्शन नहीं दोगे तब तक आपका जो प्लान है वो सिर्फ प्लान बनकर रह जाएगा, वो कभी एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो आपके प्लान्स हैं, अगर आप उन्हें एक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप काम शुरू करवाना चाहते हो, तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स डन। तो अगर आपको डायरेक्शन देनी है, क्या देनी है? तो भैया सिंपल सी बात है, आपको 4 एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितने एलिमेंट्स का? 4 एलिमेंट का। दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सुपरविजन की, देखो हमें सुपरवाइज भी करना पड़ेगा अपने वर्कर्स को। तो सुपरविजन को हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, सुपर प्लस विजन। तो सुपर मीन्स फ्रॉम अबव, विजन मीन्स टू सी, ओवरसीइंग द एम्प्लॉइज व्हाइल दे परफॉर्मिंग देयर जॉब। ओवरसीइंग द एम्प्लॉइज व्हाइल दे परफॉर्मिंग देयर जॉब, देखना तो पड़ेगा ही ना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, देख भाई ये होना है। ठीक है, उन्हें गाइड करना पड़ेगा, देख भाई ऐसे होना है, यस और नो। तो सुपरविजन मतलब क्या करना? ओवरसी करना अपने एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को व्हाइल दे परफॉर्मिंग देयर जॉब। तो ये वही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो लोअर लेवल परफॉर्म करती है, क्योंकि सुपरवाइजर कहां पे आता है? लोअर लेवल पे। तो ये वही सारे काम करेगा। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच का लिंक है, वर्कर्स की प्रॉब्लम मैनेजमेंट को बताएगा, मैनेजमेंट के प्लान वर्कर्स को एक्सप्लेन करेगा, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा, है ना, वर्कर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, मशीन्स वगैरह से, मशीन्स की सेफ्टी का ध्यान रखेगा, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उन्हें करेक्ट फीडबैक देगा, उन्हें मोटिवेट करेगा। तो वही सारे फंक्शन है जो लोअर लेवल के, वही सारे फंक्शन है जो, तो बस सुपरविजन में यही है, सुपरविजन स्वाहा। अब आता है सेकंड एलिमेंट, दैट इज मोटिवेशन। क्या बेटा? भाई गजब का टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, अब सर कभी कभार क्या होता है, वर्कर काम तो कर रहा है, पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उनसे एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कराना है। क्या कराना है? उससे एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कराना है। मान लो दिवाली का टाइम है, ऑर्डर ज्यादा आ गए, अब मैं क्या करूं, कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कराऊं? तो मुझे उसके बिहेवियर को एनर्जाइज करना है। क्या करना है? उसके बिहेवियर को स्टिमुलेट करना है। क्या करना है? एक ड्राइव क्रिएट करनी है, एक अर्ज क्रिएट करनी है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मोटिवेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सामने वाले के बिहेवियर को एनर्जाइज करते हैं, ड्राइव क्रिएट करते हैं, अर्ज क्रिएट करते हैं, उसको एस्पायर करते हैं कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना शुरू कर दे। अब सामने वाले से एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कराना मजाक तो नहीं है भाई। ऐसा क्या करूं कि वो एफर्ट पुट करना शुरू कर दे? तो मैंने एक चीज समझी कि आज के समय में कोई भी अगर काम कर रहा है तो वो सिर्फ वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कर रहा है। आप सब भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है भाई एग्जाम है, उसमें मार्क्स लाने, इसलिए बैठ के देख रहे हो, वरना तो आप भी स्नैप और है ना इंस्टा चला रहे होते। तो आपकी कोई जरूरत पूरी हो रही है ना, तभी तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हो, है ना, आंखें गड़ा कर देख रहे हो वीडियो, तो आपकी कोई जरूरत पूरी हो रही है। क्या पूरी हो रही है? तो हर इंसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एफर्ट पुट करता है। किसके लिए? अपनी नीड को पूरा करने के लिए। यस और नो? तो अगर मैं सामने वाले की जरूरत पूरी कर दूं तो वो अपने आप मोटिवेट होना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना शुरू कर देगा। पर समस्या क्या है, हर किसी की जरूरत अलग है। मैं पियून को 500 रुपए दे रहा हूं, भाई ये काम कर, वो कर देगा, पर मैं प्रिंसिपल को 500 रुपए दूं, भाई ये काम कर, वो 2 मारेगा, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत नहीं है। हर किसी की पैसों की जरूरत नहीं है, हर किसी की जरूरत अलग है। तो मैं गया एक साइकोलॉजिस्ट के पास, किसके पास? जिसका नाम है अब्राहम मैस्लो। क्या नाम है? उसने क्या करा, ह्यूमन नीड्स को एक सिक्वेंटल ऑर्डर में कैटेगराइज कर दिया, बता दिया कि पहले ये आते, फिर ये आते, फिर ये आते, फिर ये आते, फिर ये आती है। अब आप देख लो आपका एम्प्लॉय किस लेवल पे है और उसकी वो जरूरत पूरी कर दो, वो अपने आप मोटिवेट होना, वो अपने आप मोटिवेट होना। डन? तो पहले आप देख लो आपका एम्प्लॉय किस लेवल पे आता है। क्लियर हो गया? तो क्योंकि हमारी जो नीड्स है ना, वो हमारे बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर है वो हमारी नीड्स पे डिपेंड करता है। अरे यस और नो? और हमारी जो नीड है वो सिक्वेंटल ऑर्डर में है। ये थोड़ा ना सीधा मुझे गाड़ी चाहिए रहने के लिए घर नहीं है, ऐसा तो नहीं होने का। तो सिक्वेंटल ऑर्डर में है। कैसे है? डन? और मुझे हायर नीड तभी मोटिवेट करेगी जब मेरी लोअर नीड सेटिस्फाई हो चुकी होगी, है ना। अब मैं किसी को कहूं तुझे मैं वही है ना वो बना दूंगा इन सब का हेड,
है ना, तुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा रुक के जाना पड़ेगा। कहेगा यार मैं एक पियून को अगर मैं कहूँ तुझे इनका हेड बना दे रहा, तुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा रुक के जाना पड़ेगा। यार मैं अगर 2 घंटे यहाँ रुकूंगा, मेरी जो दूसरी शिफ्ट है वहां से पैसा अरवाना रह जाएगा, भैया आप हेड किसी और को बना दो। तो उसे नहीं चाहिए रिकॉग्नाइजेशन, उसे नहीं चाहिए, है ना, अधिकार, पावर, उसे चाहिए पैसा उस समय। तो हर किसी की जरूरत अलग अलग है, हर किसी की जरूरत। तो अगर डायरेक्ट हायर नीड पूरी करोगे फिर वो मोटिवेट नहीं होगा। डन। तो सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड। बेटा साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियो, शारीरिक, फिजिकल। तो क्या है, फूड, शेल्टर और क्लोथ, रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले तो यही आएगी। तो कंपनी इसे कैसा पूरा करेगी, एकोमोडेशन देकर। बेटा एग्जाम में आते हैं बेटा, ये सारी टर्मिनोलॉजी केस स्टडी में यूज होती है। तो एकोमोडेशन देकर, सैलरी देकर, बेसिक पे, ये सब क्या है, ये आपके फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए होता है। पता है भाई मेरी सैलरी 30,000 रुपए, 1,000 रुपए महीना है, 1,000 रुपए दिन का हो गया, तो चाहे बाहर बारिश आ रही हो, है ना, कोहरा हो, भाई मैं जाऊंगा, एफर्ट पुट करूंगा। मुझे पता अगर मैं आज नहीं गया तो मेरे 1,000 रुपए घट जाएंगे, मेरे अंदर से एनर्जाइज होऊंगा ही नहीं होगा, मेरा बिहेवियर स्टिमुलेट नहीं होगा। पता मैं एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करूंगा नहीं करूंगा, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। आगे समझ में। सो सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड। क्या आती है, अब देख, अब ये मेरी पूरी हो गई, है ना। अब मैं 3-4 दिन बीमार हो गया तो मेरी सैलरी कट गई 4-5 हजार रुपए। अब मुझे रेंट में दिक्कत, ग्रोसरी में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत आ गई। तो मैंने कहा अगर 5 दिन में दिक्कत आ गई, जब मैं 50+ हो जाऊंगा, 60+ हो जाऊंगा, फिर क्या होगा। तो मुझे टेंशन होगी अब किसकी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड की, सेफ्टी एंड, हाँ। तो फिर मैं ऐसी जगह जॉब पसंद करूंगा जहां पर जॉब सिक्योरिटी हो, है ना, जहां पर मुझे पेंशन प्लान, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब मिले, इंश्योरेंस, ये सब मिले। अब ये भी पूरी हो गई तो अब चाहिए मुझे सोशल नीड। क्या चाहिए, हाँ, जिसकी ये दोनों पूरी हो जाती है ना, फिर उसे चाहिए सोशल नीड। क्या भाई, मेरा दोस्त बने, है ना, क्या इनफॉर्मल ग्रुप बने, जिससे मेरी पर्सनल सोशल नीड सेटिस्फाई हो सके। क्या हो सके, हाँ। तो अब ये चाहिए। तो अब कंपनी ये कैसे पूरा करेगी, कंपनी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनने देगी, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो भाई उसकी सोशल नीड भी है। तो अगर किसी कंपनी में ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है ना, बात करने पे, मिलने जुलने पे, कैंटीन में ज्यादा देर बैठने में, तो ऐसी कंपनी में कोई जॉब नहीं करना चाहेगा, है ना। आपका मन नहीं लगेगा ऐसी संस्था के अंदर जॉब। लोग प्रमोशन रुकवा लेते हैं सोशल नीड के चक्कर में, कि भाई यहाँ के लोग अच्छे हैं, एनकरेज करते हैं, है ना, और मेरे बच्चे भी आराम से स्कूल यहाँ सेटल्ड हैं, कोई बात नहीं, 2 साल बाद प्रमोशन ले लेंगे जब वो 12th हो जाएगी बच्चे की। तो सोशल नीड भी मैटर करती है। आप जाओगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार में जॉब करने, नहीं, आप भी सोशल नीड देखोगे। क्या देखोगे, ये मैटर करता है। तो गुड वर्किंग कंडीशन चाहिए। डन बेटा। फिर आती है एस्टीम नीड। क्या आती है, अब जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड भी पूरी हो गई, सेफ्टी सिक्योरिटी भी पूरी हो गई, है ना, सोशल नीड भी बन गया, सोशल सर्कल भी बन गया, अब उसे चाहिए रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, पावर, अथॉरिटी। तो वो आती है एस्टीम नीड। क्या आती है, हाँ। और जब ये भी पूरी हो गई तो अब आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्या आती है, हाँ। देखो ये बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। क्या हुआ, स्टीव जॉब फाउंडर है अमेजोन, किसके, एप्पल के, किसके, तो उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आप ना बन जाओ भैया सीईओ। क्या बन जाओ, या सीएमओ बन जाओ। तो उसने कहा भैया अगर मैं बन जाऊंगा, है ना, तो फिर मेरा जो R&D पे वर्क रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो फिर रह नहीं पाएगा, तो आप किसी और को बना लो। तो वो पूछते हैं भैया आपके नजर में कोई है, कह रहा है एक, कौन, जॉन स्कली। कौन, वो उस समय पेप्सी का सीएमओ था। क्या था, पेप्सी का। पानी के बाद अगर कोई ज्यादा चीज पी जाती है तो वो क्या है, पेप्सी और कोक। तो वो इतनी बड़ी कंपनी, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड भी पूरी हो चुकी है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी पूरी हो चुकी है, सोशल नीड भी, एस्टीम नीड भी, अब उसे कैसे लाऊं। तो स्टीव जॉब ने एक लाइन बोली उसे कि भाई अगर तुझे पूरी जिंदगी मीठा पानी बेचना है तो भाई तू बेचता रहे, पर अगर तुझे लोगों की लाइफ को आसान बनाना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी तो इधर आ जा। तो उसकी क्या नीड पूरी करी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसे कुछ एम दिया, कुछ मकसद। कोई डाउट यहां तक, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, है ना। अब ऐसे ही एक एग्जांपल आया स्कूल में कि एक टीचर ना स्लम के बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब स्कूल वाले कैसे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें एडमिशन दे दे, तो वो सपोर्ट कर सकता है स्कूल। क्या भाई स्कूल जब ओवर हो जाए आप स्कूल की रिसोर्सेज का यूज कर लो, क्लासरूम वगैरह का, आप बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस दे दो उन्हें, तो सपोर्ट कर सकता है। तो जहां मुझे सपोर्ट मिलेगा, जहां मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी होगी, मैं वहां रुकूंगा। डन। तो ये सारी नीड्स है, क्लियर है। अब इन्हें पूरा कैसे करें, तो कंपनी इस्तेमाल करती है मोटिवेटर्स का। किसका, ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें इंसेंटिव्स ना आए हो। पूरा चैप्टर एक तरफ और इंसेंटिव्स एक तरफ। अब मुझे सामने वाले के बिहेवियर को एनर्जाइज करना है। क्या करना है, एक ड्राइव क्रिएट करनी है। तो कैसे करूं, मुझे मोटिवेटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ फाइनेंशियल से पूरे होंगे किसी की नीड, और किसी की नॉन फाइनेंशियल से। आ रहा है समझ में। तो जो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, वो फाइनेंशियल से पूरे हो जाते हैं।
पर जो टॉप लेवल वाले होते हैं, सीनियर पोजीशंस पे होते हैं, फिर उन्हें आप फाइनेंशियल से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनके लिए आपको नॉन फाइनेंशियल यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहां तक कोई क्वेरी? तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंसेंटिव की, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं जिन्हें हम पैसों में मेजर कर, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक है प्रॉफिट्स। क्या है शॉर्ट ट्रिक? पहला आता है पे एंड अलाउंसेस। क्या आता है? सैलरी, सैलरी है ना। अलाउंसेस मतलब डीए, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, रिफ्रेशमेंट का दे दिया। ये भी तो एक मोटिवेटर है। मुझे पता नहीं गया मैं एक दिन भी तो मेरी सैलरी कटेगी, मेरी सिंपल। दूसरा आता है भैया इसके अंदर क्या? पर्क्स एंड परक्यूसिट्स। क्या आता है? पर्क्स मतलब वही सैलरी, परक्यूसिट मतलब फ्रिंज बेनिफिट इन काइंड। कैसे बेटा? जैसे फ्लैट दे दिया है ना, कार दे दी, लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, तो इन काइंड। क्या बेटा? हाँ, ये सब भी होता है। आजकल तो एजुकेशनल क्रैचेस भी होते हैं, मेडिकल क्रैचेस भी होते हैं कि कंपनी के अपने हॉस्पिटल हैं तो फ्री मेडिकल चेकअप वगैरह, अपने स्कूल्स वगैरह हैं तो बच्चों को फ्री में पढ़ाई। तो ये भी एक मोटिवेटर का काम करता है। क्लियर है यहां तक? फिर इसके अंदर आता है क्या? रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। क्या आता है भाई? पेंशन है, ग्रेचुटी है, प्रोविडेंट फंड है। अगर ये सब मिल रहा है तो भाई बढ़िया है ना, फिर तो क्लियर हो गया। तो ये आप पैसों में मेजर कर सकते हो, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। फिर इसमें आता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। क्या आता है? ये कहता है भैया गधे घोड़े को अलग अलग कर दो, एफिशिएंट को ज्यादा और इनएफिशिएंट को, जो जितना एफर्ट लगाएगा उसे उतना रिटर्न दो आप। तो जो इनएफिशिएंट है वो एफिशिएंट होने की कोशिश करेगा और जो एफिशिएंट है और एफिशिएंट होने की कोशिश करेगा कि अगर आपने इतने से इतना बनाया तो इतने पैसे मिलेंगे, इससे इतना टारगेट पूरा करोगे जितना मिलेगा। तो आदमी अपने आप को क्या करेगा? एनर्जाइज करेगा और हायर टारगेट अचीव करने के लिए। डन। फिर इसके अंदर आता है प्रॉफिट शेयरिंग। भाई अब थोड़ा सा आराम से सुनना है। प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को केस स्टडी के अंदर। प्रॉफिट शेयरिंग होता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए? मान लो भाई फॉर एग्जांपल मेरी मार्केटिंग टीम बहुत मेहनत कर रही, पर उन्हें कहीं ना कहीं मन में तो यही आएगा ना कि अगर ये डील हो भी गई तो कंपनी मजे लेगी, हमें तो वही बेसिक सैलरी मिलनी। तो हो रही नहीं हो रही उन्हें कोई फर्क। पर अगर मैं उन मार्केटिंग टीम को बुला लूं, कहूं अगर तुमने डील क्रैक कर ली, करोड़ रुपए की डील है, तुम्हें मैं इसका 1% दूंगा, भाई साहब वो जान लगा देंगे। अरे यस और नो, यस और नो। तो दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग, दैट इज पर सिर्फ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ। बहुत बढ़िया। अब आता है जी इसके अंदर क्या? को पार्टनरशिप। क्या आता है? देखो जी इसमें क्या है, नाम से समझ में आ रहा है को पार्टनर। इसमें कंपनी शेयर दे देती है अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है ना, कंपनी का हिस्सा दे दिया ना, तो उन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगी। क्या होगी? कि कंपनी में मेरा हिस्सा है, कंपनी ग्रो करेगी तो मुझे फायदा होगा, कंपनी ग्रो करेगी तो भाई शेयर मिल गए ना कंपनी के। तो दैट इज को पार्टनरशिप। स्टॉक ऑप्शन। क्या बेटा? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये सारे क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। क्या है? पे एंड अलाउंसेस, पर्क्स एंड परक्यूसिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, को पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये सारे। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? अब आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्या आते हैं? हाँ, ये पसंद आते हैं टॉप पोजीशंस वालों को, सीनियर मोस्ट जो पोजीशंस पे होते हैं। अब प्रिंसिपल ने मेहनत करी, एनुअल फंक्शन कराया, अब जब सैलरी ले रही है वो 1-1.5 लाख रुपए, तो उसे 10-20 हजार रुपए और दे दिए, पर वो मोटिवेट नहीं करने का उसे। पर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, एनुअल फंक्शन वाले दिन पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स के सामने ये कहे कि ये जो आज फंक्शन हो पाया वो इनकी बदौलत हुआ है, भाई साहब वो अगले एनुअल फंक्शन में जान लगा देंगी। तो उन्हें आप पैसों से मोटिवेट। अब नॉन फाइनेंशियल क्या? तो ये ना जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है बेटा, केस स्टडी में एक लाइन ध्यान रखना, अगर साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है, कौन सी? हाँ, तो ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। हाँ, कुछ इंसेंटिव ऐसे हैं जिनसे साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल दोनों हो जाए, पर मेन साइकोलॉजिकल होनी चाहिए। डन। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है क्या? एम्प्लॉइज। क्या है? इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। मैंने स्टार बनाया हुआ है, ध्यान से देख लो, एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। तो भैया स्टेज पे सबके सामने है ना, प्रेज करी, तारीफ करी, अप्रिशिएट किया, है ना, तो वो ज्यादा तारीफ करेगा उन्हें अगले साल एनुअल फंक्शन में मेहनत करने के लिए। डन। फिर इसके अंदर आता है क्या? जॉब सिक्योरिटी। क्या आती है भाई? ये तो होता ही है। कितने प्राइवेट वाले होते हैं फिर गवर्नमेंट में चले जाते हैं, कितने आपके पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स हैं फिर वो गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम निकाल लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब टीचिंग में, और फिर वहां चले जाते हैं। यस और नो? क्यों? क्या चाहिए? जॉब सिक्योरिटी। क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। यहां तक कोई क्वेरी कि भाई जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं निकालने के ही नहीं, जॉब सिक्योरिटी का मतलब है रिसेशन के टाइम पे नहीं निकालेंगे। किसके टाइम पे? लाइक कोरोना वगैरह जैसी सिचुएशन में। कोई डाउट यहां तक? फिर अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं 3 बताऊंगा आपको, एकदम से क्लियर होंगे आपको। सर पहला आता है इसके अंदर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। क्या आता है? मान लो डेट शीट फाइनलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
हाँ, डेट शीट फाइनलाइज कर रहे हैं, और एक बार टीचर्स को बुला लिया कि आप भी अपने सजेशन दो, आइडियाज दो, ओपिनियन दो, व्यूज दो बिफोर फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, एंड बताओ उनका मोराल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कि यहाँ देखो कितना पूछते हैं हमें, है ना। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शायद इतना पूछे, या बताओ खुश होके घूमेगा। यस और नो, मैंने सजेशन दिया था इस दिन में इतनी छुट्टी रखना, है ना। बच्चे कहेंगे भैया डेट शीट तो बढ़िया बनी इस बार, अरे मैंने ही तो बताया था ऐसे सजेशन। तो मोराल बढ़ेगा उनका, क्या बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट फील करेंगे वो। यस और नो, रिश्तेदारी में जब तुम घर में कोई फंक्शन वंक्शन करा रहे, जीजा जी से बोलो भैया क्या करना चाहिए, वो बताएंगे जी ये कर लो, 10 जगह घूमेंगे, हमने ही तो बताया था, हमने ही तो कराया कैटरिंग, पूछते फिरेंगे खाना कैसा लगा, हमने ही बताया। तो वो मोटिवेट होंगे, क्या होंगे, मोराल बढ़ेगा। यस और नो, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। डन। अब इसके अंदर आता है एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। क्या आता है, अब ध्यान से समझना भाई, स्पोर्ट्स डे कराना है, पीटीआई को बुलाया, कहा भैया देखो ये रहा फंड, तुम्हारे पास है अधिकार, ऑटोनॉमी है, वर्ड सुन लो, केस स्टडी में आते हैं, ऑटोनॉमी, एम्पावर कर दिया, तुम्हारे पे अधिकार है, इन फंड का कैसे इस्तेमाल करो, कौन से गेम खिलाने, क्या रिफ्रेशमेंट देनी, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, चीफ गेस्ट किसे बुलाना, सब तुम देखो। भाई साहब वो तो हवा में कि यहाँ पत्ता नहीं हिलने का जब तक मैंने कुछ कह दूं। तो एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट कर दी, क्या कर दी, पार्टिसिपेशन में तो सिर्फ पूछा, करा अपना, एम्पावर में तो उसी को ही दे दी ऑटोनॉमी, क्या दे दी, पूरी छूट उसे ही दे दी। एम्पावरमेंट में भाई केस स्टडी में बहुत सिल्वर लाइनिंग होती है, बहुत थिन मार्जिन होता है, थोड़ा ढंग से पहचानना कि ये पार्टिसिपेशन है या एम्पावरमेंट है, पार्टिसिपेशन है या, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई क्वेरी। अब इसका भी अगला नेक्स्ट लेवल आता है, क्या, स्टेटस। क्या आता है, इसमें क्या करा, मान लो भाई वाइस प्रिंसिपल था, उसे प्रिंसिपल बना दिया, उसे जो हिरार्की है ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर उसको अपवर्ड मूव कर दिया, हाँ प्रमोशन दे दिया। तो इसमें क्या होगा, उसकी जो रिस्पेक्ट है, रिकॉग्नाइजेशन है, पावर है, अथॉरिटी है, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। वाइस प्रिंसिपल से जब प्रिंसिपल बनेगा तो साइकोलॉजिकल नीड पूरी हुई, साथ में सैलरी बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल नीड भी पूरी हो गई। तो इसमें दोनों हो रही है। तो पहले में सिर्फ पूछा, करा अपना, दूसरे में उस पर डाल दिया, तीसरे में तो उसी अपनी जगह बिठा दिया। तो ये हो गया एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट और स्टेटस। कोई डाउट यहां तक? अब बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। क्या, मोर करियर अपॉर्चुनिटी, क्या, हाँ भाई मान लो अब ऐसी कंपनी में जॉब करो जहां पता है कि सैचुरेशन है, क्या है, इससे आगे हम ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे, तो आदमी फिर है ना मोटिवेट नहीं होता, फिर वो सोचता है कि कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहां चला जाता हूं। तो आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉइज को बताना है, देख भाई इतना काम करेगा तो तुझे इतना प्रमोशन मिलेगा, फिर इतना करेगा तो इतना मिलेगा, इतने टाइम में तुझे इतना मिलेगा। तो जब उसे दिखेगा ना मेरे पे तो इस कंपनी में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो फिर वो रुकना पसंद करेगा। यस और नो? जब तुम्हें पता चल गया आगे कुछ है ही नहीं, इससे आगे कुछ बात होने की ही नहीं, तो तुम एफर्ट लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तुम मिल लगाने के, बताओ लगाओगे? जब तुम्हें दिख गया कुछ है ही नहीं, हो नहीं रहा, नहीं, एक टाइम बाद पता चल जाता है, तो फिर आदमी बस अलग कहीं और एफर्ट लगाए आदमी। यस और नो? तो मोर करियर अपॉर्चुनिटी, मोर करियर, ऐसा ही नहीं है। समझ आ गया? अच्छा जी, इससे अगला देखो भाई, इससे अगला क्या है, जॉब एनरिचमेंट। भाई ये बहुत तंग करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। मैं ऐसी जगह जॉब, ये ना, ये पता है किसके चोचले हैं, जो टॉप लेवल पे हैं, जिनकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो चुकी, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरी हो चुकी है ना, सोशल नीड पूरी हो चुकी, एस्टीम नीड पूरी हो गई, ये उनके चोचले हैं एस्टीम नीड वालों के। उन्हें चाहिए कि काम ऐसी जगह करूं जहां कुछ नए चैलेंजेस मिलते रहे, एक्साइटमेंट मिलती रहे, कुछ नया सीखने को मिलता रहे, वो ऐसी जगह जॉब करना पसंद करते हैं। आप नहीं सुनते कितने IITians वगैरह होते हैं, सब छोड़ छाड़ के स्टार्टअप शुरू कर देते हैं कि जी किक नहीं मिल रही, कुछ बड़ा करेंगे। वो हैं जिनकी बाकी जरूरतें पूरी हो चुकी है, NGO खोल लेते हैं, IAS के एग्जाम में बैठ जाते हैं। ये है जॉब एनरिचमेंट। अब देखो, अच्छा वाला सुंदर पिचाई गूगल का CEO, उसे अल्फाबेट का बना दिया, साथ में एक्साइटमेंट, है ना। आपका जेफ बेजोस है अमेजोन का CEO, कह रहा जी अब तो मैं किसी और को बना दूं, मैंने तो बड़े लेवल पे पहुंचा दिया अमेजोन को, अब तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ब्लू लेगून का CEO बनूंगा और स्पेस टूरिज्म पे एफर्ट पुट करूंगा। तो इन्हें कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, क्या चाहिए, हाँ चैलेंजेस चाहिए। तो दैट इज जॉब एनरिचमेंट। तो जॉब आपको ऐसी डिजाइन करनी है कि उन्हें नया नया सीखने को मिलता रहे, कुछ बोर्डम ना हो, क्या ना हो, हाँ समझ आया। और लास्ट क्या बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो बड़ी पोजीशन वाले होते हैं ना, फिर उन्हें ये सब चाहिए, है ना। अब बेचारे किसी के पास घर रहने के लिए नहीं है, दिक्कत हो रही, उसे कहीं कहीं दूर कहीं काम मिलेगा ना, वो वहां भी चला जाएगा, दुबई भी चला जाएगा वो लेबर का काम करने। पर जिनकी जरूरतें पूरी होगी वो कहेंगे नहीं यार यहाँ तो दिक्कत है, अरे इस शहर में तो बेकार है, अरे जॉब तो बेकार है, अरे दूर पड़ रहा है। तो ये उनके चोचले जिनकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी है। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी देखते हैं, क्या देखते हैं,
गुड वर्किंग कंडीशन। बेटा केस स्टडी में एक वर्ड आता है क्या, सजेशन बॉक्स और कंप्लेन बॉक्स, तो याद रखना ये सब किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में आएगा, कि एनकरेज कर रहे नहीं कर रहे, वेंटिलेशन, लाइटिंग, ये सब आ जाता है। डन, यहां तो कोई क्वेरी। अब अगला एलिमेंट आता है क्या, लीडरशिप। क्या आता है, लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क्वालिटी है जिसके अंदर हम सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं। देखो मोटिवेशन में मैंने इतनी सारी टर्म्स बोल ली, बट ये 2 टर्म नहीं बोली मैंने। क्या क्या, इन्फ्लुएंस और इंस्पायर, इन्फ्लुएंस और हाँ, सामने वाले के बिहेवियर को, जिससे हम उसे सही डायरेक्शन में लीड कर सके टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टुवर्ड्स द सेट डायरेक्शन। तो लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम सामने वाले के बिहेवियर को इंस्पायर करते हैं टुवर्ड्स द सेट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द, और जिसके पास ये एबिलिटी होती है वो लीडर होता है, बाकी सब फॉलोअर होते हैं, बाकी सब। मैनेजर तो पोजीशन से बनता है, मैनेजर तो हाँ, पर लीडर जरूरी नहीं है कि वो आपका सुपीरियर ही हो, लीडर फॉलोअर से बनता है। किससे बनता है, हाँ, आया समझ में, क्लियर हो गया यहां तक। अब सर हर किसी लीडर का अपना अपना एक तरीका है सामने वाले को लीड करने का, सामने वाले को देखो जी, पहला तरीका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। क्या है बेटा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, की वो सामने वाले के बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एक तो है ऑटोक्रेटिक, जी भाई मैं हूं, जो कह दिया वही होगा, इसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। ये सेंट्रलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, व्हेन ऑल द पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये है आई स्टाइल। क्या है, यहां होता है वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ मैं बोलूंगा, सामने से आवाज नहीं आनी चाहिए या कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, एरो देखो एक ही तरफ है, 2 वे नहीं है, 1 वे कम्युनिकेशन है। क्या है, हाँ, बस मैं यूं जो हूं। सर ये सूटेबल है कहीं कहीं पर, जहां लेबर क्या हो, अनस्किल्ड हो, अनटैलेंटेड हो, अनक्वालिफाइड हो, अनकॉम्पिटेंट हो, आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो ऐसों से क्या पूछूं मैं, ऐसों से क्या सजेशन लूं, उन्हें तो बताऊंगा भाई ये होना। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, यस और नो, क्योंकि उनसे कुछ पूछना ही नहीं। बट इसमें क्या होगा, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे कुछ, कहें ले यार हमारे तो कोई, हमारे जो क्रिएटिविटी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही, तो इग्नोर कर दोगे आप क्रिएटिव टैलेंट। क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, तो ये दिक्कत है। डन। फिर दूसरा आता है डेमोक्रेटिक। क्या आता है, पार्टिसिपेटिव। ये वी स्टाइल, ये डेलीगेशन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर, इसमें अपनी बताता भी और उनकी सुनता भी है। ये 2 वे कम्युनिकेशन। क्या है ना, बिफोर फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज उनसे कंसल्ट कर लेता है, उनके सजेशन, ओपिनियन, व्यूज एक बार कंसीडर कर लेता है ना। तो ये क्या, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, वी स्टाइल। डन। ये कहां सुटेबल है, जहां टैलेंटेड हो, क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप उनसे तो पूछोगे। तो इसमें थोड़ा डिले हो जाता है भाई, सबसे पूछना होता है ना, और जिससे ना पूछो कभी कभार वो नाराज हो जाता है ना। पर इसमें फायदा क्या है, टैलेंट यूटिलाइज हो जाता है, वो मोटिवेट होता है कि हाँ भाई हमारी इंपॉर्टेंस है। और लास्ट आता है फ्री रेन। क्या आता है, रेन मतलब पूरा, है ना, रणभूमि पूरी उन पे छोड़ दी, फ्री रेन, लेजिस फेयर, सब उन पे छोड़ दिया। ये है यू स्टाइल, कि तुम संभालो। ये वहां सुटेबल है जो हाईली टैलेंटेड, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली कॉम्पिटेंट स्टाफ हो, जैसे पीजीटीज हैं आपके स्कूल में, उनसे थोड़ा ना पूछ रहे कि नोट्स कौन से पढ़ा रहे, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया, भाई इतने साल का एक्सपीरियंस है वो बताएंगे क्या तुम्हें, तो उन पे छोड़ दिया उन्होंने। तो कभी कभार वो केयरलेस हो जाते हैं। क्या हो जाता है, क्योंकि वो भाई उनको फ्री छोड़ रखा, देखो लीडर अलग है, वो सारे अलग है। यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, हाँ, ये है यू स्टाइल। क्या है, डन। तो लीडरशिप स्वाहा। अब आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, कम्युनिकेशन। क्या आता है भाई, इससे बढ़िया तो कोई टॉपिक ही नहीं है, गजब का टॉपिक है। 70% एक मैनेजर एक दिन में सिर्फ कम्युनिकेशन करता है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, लिखना, पढ़ना और सुनना। समझ रहे हो, लिखना, पढ़ना और सुनना, उसका काम ही नहीं है कुछ और। तो कम्युनिकेशन वर्ड किससे मिला है, कम्युनिस्ट से। किससे, कम्युनिस्ट मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिस्ट मतलब हाँ, कि इंफॉर्मेशन को इस तरीके से एक्सचेंज करना बिटवीन 2 या बिटवीन मोर देन 2, बिटवीन 2 या बिटवीन, भाई 2 तो चाहिए ही चाहिए अपने आप से बात करने को, फिर कम्युनिकेशन नहीं कहते, फिर तो कुछ और ही कहना। तो बिटवीन 2 या बिटवीन कम्युनिकेशन कर रहे तो 2 तो चाहिए, तो 2 वे है। क्या है, तो बिटवीन 2 या बिटवीन मोर देन 2 इन सच अ वे टू मेक अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर, इन सच अ वे टू मेक अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ, जो सेंडर सामने वाले को समझाना चाह रहा है, अगर वो समझा पा रहा है तो वो कम्युनिकेशन है, वरना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, वरना वो सिर्फ, अब वो चाहे आप कैसे ही करो, वो चाहे आप कैसे ही करो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, मैं पिच का यूज कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर एम्फेसिस देने के लिए थोड़ा हाई कर देता हूं,
मैं जेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना, हैंड मूवमेंट्स का, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज कर रहा हूं, कि किस लिए, कि आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाऊं इन द माइंड ऑफ अनदर, इन द माइंड ऑफ अनदर। पर अगर मैं ऐसे बोलूं तो थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही ना, दैट इज कम्युनिकेशन। समझ गए? जेस्चर समझ में आ गया? मैं कहता हूं भाई एक छोटा सा बॉक्स चाहिए, अब छोटा तो इतना भी होता है, पर मैंने इशारा कर दिया तो क्लियरिटी ज्यादा आ गई। तो इन सच अ वे टू मेक अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। अब कम्युनिकेशन होता कितने टाइप का है वो भी पढ़ेंगे, कितने एलिमेंट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर कम्युनिकेशन बनता है। पहला एक तो सेंडर चाहिए हमें जो इंफॉर्मेशन देगा, दूसरा कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो हो गया मैसेज। क्या हो गया? मैसेज। अब उसे एनकोड करेगा, क्या करेगा? अब जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी है, तो मैंने उसे एनकोड करा, देखो वर्ड्स में, फेशियल एक्सप्रेशंस में, जेस्चर्स में कर रहा हूं ना साथ साथ, तो मैं एनकोड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फिर मीडिया हो गया फेस टू फेस। मीडिया क्या हो गया? जैसे आप सब बैठे हो, बाकी हो गया ऑनलाइन वाया इंटरनेट, ये मीडिया हो गया, माध्यम। अब ये डिकोड करेंगे, ये क्या करेंगे? डिकोड। मैंने बोला छोटा सा बॉक्स चाहिए, तो इसका मतलब समझेंगे वो डिकोड। आप क्या करोगे? अब डिकोड। फिर आप रिसीव करोगे, क्या करोगे? फिर आप फीडबैक दोगे, समझ आया या? और इस बीच में जो दिक्कतें हुई वो नॉइस है, वो बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाया। जिस तरीके से सेंडर रिसीवर तक बात पहुंचाना चाहता था वो बात पहुंच, तो पहला सेंडर, फिर इंफॉर्मेशन मैसेज, फिर वो उसे एनकोड करेगा वर्ड्स में, सिंबल में, पिक्चर में, है ना बेटा, जेस्चर्स में, फेशियल एक्सप्रेशन में, फिर मीडिया जिसके थ्रू वो भेजेगा, फिर वो डिकोड करेगा, फिर रिसीवर रिसीव करेगा, देन फिर फीडबैक देगा, और बीच में जो दिक्कत आई वो नॉइस, बीच में जो दिक्कत आई वो। तो ये सारे एलिमेंट होने चाहिए। आगे बढ़े। अब आता है सर इसके अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आता है सर? दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल और एक, बहुत रिलैक्स होकर सुनना है। सर क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला कि इंफॉर्मेशन कैसी एक्सचेंज हो रही है? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो काम से रिलेटेड है। और एक्सचेंज कैसे हो रही है? फिक्स्ड पाथ के थ्रू। किसके थ्रू? फिक्स्ड पाथ के थ्रू, फिक्स चैनल के थ्रू जो कंपनी ने बताया हुआ है। तो अगर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है और फिक्स पाथ के थ्रू एक्सचेंज हो रही है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्या है? डन। बट इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, चाहे वो काम की बात हो रही हो, वो इनफॉर्मल है। क्या है? क्या हुआ भाई? मार्केटिंग वाला ऑर्डर लेकर आया, सेल्स वाला, सोचा जी प्रोडक्शन वाले को बताऊंगा भाई ये ऑर्डर होना है। प्रोडक्शन वाला जगह पे नहीं था, अपनी घूमने गया होगा फील्ड में इंस्पेक्शन करने। तो उन्होंने कहा यार आधा घंटा रह गया, अब तो लंच ब्रेक होने ही वाला, चल मैं कैंटीन में मिलेगा, मैं कह दूंगा। तो कैंटीन में गया, वहीं मिल गया प्रोडक्शन मैनेजर, और वहीं लंच करते करते स्पेसिफिकेशन दे दी प्रोडक्ट की, क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप, साइज, कलर, डिजाइन कैसा होना है। तो बताओ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज हाईलाइटेड हियर? बात काम से रिलेटेड हो रही, पर हो कैसे रही? कैंटीन में बैठ के। कहां पर? तो ये इनफॉर्मल है। क्या है? चाहे काम से रिलेटेड बात हो रही हो, क्योंकि रिटर्न में नहीं है। तो ज्यादातर जो इनफॉर्मल होता है वो ओरल में होता है। तो अगर व्हाट्सएप आ जाए, कैंटीन आ जाए, तो कहां आएगा? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं आता। दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान है, दोनों के अपने फायदे और अपने। देखो जी, सबसे पहले इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नुकसान क्या है? क्या है? एसएमएस चैट। एसएमएस चैट, र्यूमर बहुत फैलते हैं भैया इनफॉर्मल में। कोई खड़ा हुआ देख ले कहीं बाहर किसी के साथ, पता नहीं बात की क्या बन जाएगी मैनेजर की, है भाई? वो डाउट यहां तक। तो क्या है? स्प्रेड र्यूमर्स। क्या? दूसरा क्या है भैया? इसके अंदर क्या होगा? रेसिस्टेंस टू चेंज आएगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मेन स्प्रेड र्यूमर वाली आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? फायदे क्या है? हाँ भाई, फायदे क्या है? फायदे क्या है भैया? एफएफसी। क्या है फायदा? फास्टर कम्युनिकेशन होगा, किसी भी समय इंफॉर्मेशन दे दी, पर्सनल सोशल नीड सेटिस्फाई हो पाएगी, ढंग से बता पाएंगे, करेक्ट फीडबैक दे पाएंगे। तो ये सारे फायदे हैं। कोई डाउट यहां तक? यहां डिले होगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्केलर चेन के थ्रू जा रही है। क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करते हैं कि फॉर्मल कितने टाइप की होती है। फॉर्मल दो टाइप की होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल और एक, अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट से या सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहा है तो वो वर्टिकल हो गई। क्या हो गई? है ना, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे, बहुत बढ़िया। बट अगर दो सेम लेवल के बंदों के बीच में बात हो रही है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग मैनेजर में, एचओडी साइंस और एचओडी, है ना, कॉमर्स में, तो वो क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल। क्या हो गई? पर प्रिंसिपल और एचओडी में बात हो रही है या एचओडी और क्लास टीचर में बात हो रही है तो वो क्या हो गई? वर्टिकल। अब ध्यान से सुनना, अगर एक डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर से बात कर रहा है तो वो डायगोनल हो गई। क्या हो गई? मान लो सेल्स पर्सन ऑर्डर लेकर आया, अब सेल्स मैनेजर को बताना था, वो आया नहीं आज। कायदे में तो क्या होता कि ये सेल्स मैनेजर को बताता, सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को बताता, फिर काम शुरू होता, पर वो आया नहीं ऑर्डर पूरा कराना, तो सीधा कहां चला गया? प्रोडक्शन मैनेजर के पास। कहां चला गया? अगर ये अपने मैनेजर के पास जाता तो वो हो जाता वर्टिकल,
पर अपने मैनेजर के पास ना जाकर दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर के पास गया तो क्या हो गया, डायगोनल। क्या हो गया, तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। डन, क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके अंदर मेन जो टॉपिक है वो क्या है, बैरियर्स। पूरा चैप्टर एक तरफ, इंसेंटिव और बैरियर्स एक तरफ। ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें बैरियर्स ना आए। सारे बोर्ड पेपर अपलोड कर रखे हैं, एक बार चेक कर लेना, बैरियर जरूर आए हुए होंगे। बैरियर्स को समझ डाला तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा बढ़िया। ठीक है सर, बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स वो सारे हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं जिनके कारण सेंडर रिसीवर तक बात जो पहुंचाना चाहता है वो बात पहुंच नहीं पाती है ना, एग्जैक्ट मैनर में जिस तरीके से वो पहुंचाना चाहता है, उन सबको बैरियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन सारे हर्डल्स को, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को जिसके कारण सेंडर रिसीवर तक जिस तरीके से बात पहुंचाना चाहता है वो बात पहुंच नहीं पाती। अब इसमें 4 टाइप के बैरियर आते हैं। एक आता है सेमेंटिक, एक आता है पर्सनल, एक आता है साइकोलॉजिकल और एक आता है ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, अब इसे छोड़ो, आप बस एक बार फोकस करो, मैं जल्दी जल्दी कवर कराता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेमेंटिक बैरियर की। किसकी? बहुत बढ़िया, किसकी बेटा? ठीक है, अब सेमेंटिक बैरियर क्या होते हैं? सेमेंटिक बैरियर वो बैरियर होते हैं जिनको हम लिंग्विस्टिक बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हाँ, ये प्रॉब्लम अराइज होती है एनकोडिंग और डिकोडिंग के टाइम पर। किसके टाइम पर? हाँ, एनकोड करते टाइम या डिकोड करते टाइम। ठीक है, लिखते टाइम, सुनते टाइम और बोलते टाइम, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग के टाइम पर। रीडिंग, राइटिंग और, तो केस स्टडी में पढ़ना, अगर एनकोडिंग और डिकोडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है और लैंग्वेज से रिलेटेड हो रही है, जिसकी वजह से सेम वर्ड, सेम सेंटेंस और अलग अलग पर्सन अलग अलग मीनिंग समझ रहे हैं। सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, अलग अलग पर्सन अलग अलग मीनिंग समझ रहे हैं, तो वो समझ जाओ क्या है वो, सेमेंटिक बैरियर। क्या? देखो इसके अंदर मैं ही सारे लिख के दिखाऊंगा आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। क्या आता है? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज क्या है भाई? सर मान लो फॉर एग्जांपल आप कहते हो भैया हम तो लिख के आए थे, मार्क्स नहीं मिले। अरे वो क्या है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज है, आपने रॉन्ग वोकैबुलरी यूज करी, आप कोई वर्ड भूल गए, ओमिशन ऑफ वर्ड, है ना, या आपने सही से लिखा नहीं, वाज की जगह वर्ड लगा दिया, हैज की जगह हैव लगा दिया, कुछ भी कर दिया। आपके हिसाब से तो लग रहा कि हाँ यार सही लग रहा पढ़ने में, सेंस तो सही बैठ रही, पर उनके हिसाब से तो गलत है ग्रामेटिकली। तो वही सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, अलग अलग पर्सन अलग अलग मीनिंग समझ रहे, अलग अलग पर्सन। दैट इज क्या है बेटा? सेमेंटिक बैरियर, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। तो 3 वर्ड याद कर लो, कौन कौन से? ओमिशन ऑफ वर्ड, रॉन्ग वोकैबुलरी। ठीक है बेटा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? बैडली एक्सप्रेस मैसेज के। फिर अंदर आता है भैया कौन सा? सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। अब भैया कोई एक आर्टिस्ट के पास कोई बुक करने गया उसे न्यू ईयर के लिए, तो उसने कहा जी मेरी वैल्यू बहुत हाई है, मैं नहीं आने का ऐसे फंक्शन में। तो उन्होंने कहा वैल्यू, अब वो वैल्यू का मतलब कहना चाह रहा था प्रिंसिपल, सिद्धांत, है ना, और उसने सोचा वैल्यू मतलब अमाउंट, कह रहा थोड़े ज्यादा ले लेना। तो क्या हुआ? सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, अलग अलग बंदे अलग अलग समझ रहे। तो वैल्यू वैल्यू, प्राइस प्राइस। अरे यस और नो, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है। एड्रेस एड्रेस, मैं मीटिंग एड्रेस करने जा रहा, वो सोच रहा मीटिंग का एड्रेस पूछ रहा, एड्रेस मतलब संबोधित करने जा रहा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। तो सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, अलग अलग बंदे अलग अलग समझ रहे हैं। फिर इसके अंदर और बहुत सारे आते हैं, जैसे कि सर क्या, हाँ भाई क्या बेटा? फॉल्टी ट्रांसलेशन। क्या बेटा? फॉल्टी। देखो भैया ऐसा है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं उनमें जो टॉप लेवल पे हैं, प्लान्स तो इंग्लिश में ही ड्राफ्ट होते होंगे, पर जब वो लोअर लेवल तक जाते होंगे, अब रीजनल ब्रांचेस हैं, है ना, पंजाब में तो वहां पंजाबी में करना पड़ेगा, कन्नड़ में। तो अगर जो ट्रांसलेटर है वो प्रोफिशिएंट नहीं है, वर्ड सुन लो अच्छे से, क्या प्रोफिशिएंट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है दोनों लैंग्वेजेस में, तो कुछ का कुछ बताएगा। तो वो क्या हो गया आपका? कौन सा? फॉल्टी ट्रांस। अब आता है अनक्लेरिफाइड अजम्पशन। क्या आता है? अनक्लेरिफाइड अजम्पशन। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है। क्या होता है कि मान लो कोई आपसे एड्रेस पूछ रहा, अरे भाई तू यहां से यहां जाएगा ना, तो वहां तुझे वो दिख जाएगा, तो आपने सोचा कि यार वो समझ जाएगा, तो अनक्लेरिफाइड अजम्पशन है, आपने सोचा कि वो इतने में समझ जाएगा, पर वो नहीं समझा, तो दैट इज अनक्लेरिफाइड अजम्पशन। क्या बेटा? हाँ, कि भाई आज तो मैं जल्दी छुट्टी कर दूंगा। अब बच्चों ने सोचा जल्दी छुट्टी का मतलब है भैया आज तो आधे घंटे में छुट्टी कर देंगे, मेरा जल्दी का मतलब तो 5-10 मिनट पहले छुट्टी करूंगा। तो वही सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, अलग अलग बंदे अलग अलग समझ रहे, तो अनक्लेरिफाइड अजम्पशन। क्या बेटा? बहुत बढ़िया। फिर इसके अंदर आता है भैया, बढ़िया है टॉपिक, ध्यान से सुन लो, सारे मैनेजर्स को पता होना चाहिए, टेक्निकल जार्गन। क्या? आपको हमेशा
अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर बात करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द, हाँ मैं ऐसी परेशान हो रहा है यार, आज स्ट्रीक टूट गई, इतनी मेहनत से बनाई थी स्ट्रीक टूट गई, मेरी दादी ने सुन लिया, अरे क्यों परेशान हो रहा है, ले पैसे ले आ जो टूट गया दूसरा। अब उन्हें तो नहीं पता स्ट्रीक का क्या मतलब है, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है ये, तो ऐसे ही हर फील्ड की लैंग्वेज है, हर फील्ड की, तो आप ध्यान रखो कि सामने वाले के अकॉर्डिंग बात करो, उसे वो टर्म पता है या टेक्निकल टर्म्स। क्या बेटा, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ डेबिट, मैं तो समझ गया, वो तो डॉक्टर समझेगा, क्रेडिट वो तो इसे क्या समझेगा, करोड़, सीधी सी बात है। तो ये दिक्कत है। तो सेम वर्ड सेम सेंटेंस, अलग अलग बंदे अलग अलग समझ रहे हैं। तो ये सारे कौन से थे, सेमेंटिक बैरियर। लास्ट आता है बैड बॉडी लैंग्वेज। क्या आता है, हाँ मैं कह रहा हूँ यार छोटा सा बॉक्स चाहिए, इशारा देखो बड़ा कर रहा, वो तो परेशान हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या रहे, कंफ्यूजन हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी। तो बैड बॉडी लैंग्वेज। क्या बेटा, तो सेम वर्ड सेम सेंटेंस, अलग अलग बंदे अलग अलग समझ रहे। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ आया। रोता हुआ आया भैया यार रिजल्ट आ गया, मैंने कहा तो गया यार भैया 90% ही रह गए, 2 महीने हमारे भाई इतने में, तो कोई डाउट यहाँ तक। तो बैड बॉडी लैंग्वेज। क्या बेटा, अब आते हैं भैया कौन से, सर सेमेंटिक के बाद कौन से आते हैं भैया इसके अंदर, अब आते हैं आपके साइकोलॉजिकल बैरियर। भैया थोड़ा ध्यान से समझना, ये होते हैं स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, जैसे कि लैक ऑफ अटेंशन, मैं पढ़ा रहा ध्यान ही नहीं है, तो मैं जो समझाऊंगा समझ थोड़ा ना आएगा, आपका माइंड पहले ही प्री ऑक्यूपाइड है कहीं और, तो साइकोलॉजिकल बैरियर। क्या, फिर इसके अंदर आता है डिस्ट्रस्ट। क्या आता है, भाई मुझे पता है झूठ बोलता है, भाई सच भी बोल रहा हूँ मुझे झूठ ही लगेगा, मेरे माइंड में बैठ गया, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। क्या है, फिर इसके अंदर आता है क्या बेटा, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। भाई ये बहुत तगड़ा चीज है, इसमें क्या होता है, हम सीधा जंप टू द कंक्लूजन पहुंच जाते हैं। जंप टू द एड्रेस पूछा, हाँ भैया कहाँ है, भैया यहाँ से जाओ, हाँ बस समझ गए, फिर आगे जाके फिर चौराहे पे पूछ रहे किसी से, अरे पहले ही सुन लेता ढंग से उसकी बात। मम्मी ये कहाँ रखा हुआ, अरे रूम में जाएगा ना यहाँ, रूम में गया, मम्मी कहाँ बताया था, दोबारा पूछ रहे, अरे पहले ही पूरी बात सुन लो। तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। क्या बेटा, हाँ आगे समझ में। फिर इसके अंदर आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन। लॉस बाय, देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको आज पढ़ाया, अब आपको अगर अपने फ्रेंड को बताना भाई आज ये पढ़ाया, तो आप उतने तरीके वही सेम लेवल पे थोड़ा ना आप बता पाओगे। ये जो हमारे ब्रेन की ना ये कमी है कि हम इतना रिटेन नहीं कर पाते, 100% हम रिटेन, तो जो आप सुन रहे हो एग्जैक्टली आप थोड़ा ना बता पाओगे, तो ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कुछ बताया, वो आगे कुछ और बताएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। वो आपने चाइनीज विस्पर वाला गेम देखा है, वो कुछ का कुछ और ही निकले। कोई डाउट यहां तक। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्या आते हैं भैया, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के अंदर ना क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है सेंट्रलाइजेशन की, तो वहां डिले होगा, हर चीज पहले उनसे अप्रूव कराओ। तो अगर ऐसी पॉलिसी आपके यहाँ होंगी तो फिर तो भैया हो गया, कम्युनिकेशन में दिक्कत तो आएगी। फिर हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रेगुलेशन बहुत रिजिड है कि हर चीज रिटर्न में दो, हर चीज बताओ कि मेरे सामने एचआर मैनेजर का कमरा है, मैं यहाँ बैठा हुआ, चेयर में दिक्कत हो रही, मैंने कहा चेंज करवा दो कि जी रिटर्न में दो, मेल डाल लो, हम वहां भेजेंगे फिर आएगी। अब इतने दिन में तो दो दिन तो मैं परेशान रहूंगा, एफिशिएंसी नहीं घट गई, तो ये गड़बड़ है। ऐसी अगर पॉलिसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी तो वो बैरियर का काम करेगी। किसका काम करेंगी। फिर इसके अंदर आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या आता है, हाँ जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में होता है, पहले फाइल यहाँ, फिर फाइल वहां, फिर फाइल वहां, तो इसमें ये बैरियर का काम करता है, कम्युनिकेशन सही से हो नहीं पाता। कि अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्या है, हाँ स्केलर चैन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो फिर इसके अंदर आता है स्टेटस। क्या आता है, देखो सीधी सी बात है, जब आप प्रिंसिपल से बात करने जाओगे थोड़ा बहुत तो आप डरोगे ना, तो आप वैसे नहीं बता पाओगे जैसे आप बताना चाहते हो, क्यों, आपको पता है कि आपके वो सुपीरियर है। अरे यस और नो पर यही फ्रेंड को बतानी तो आप अच्छे से बताओगे हर बात, तो वहां अच्छे से कन्वे कर पाओगे। तो ये स्टेटस है। क्या है, चलो जी अब आते हैं पर्सनल बैरियर। क्या आते हैं, क्या आते हैं लास्ट, ये ना सेंडर और रिसीवर के रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, सेंडर और रिसीवर के रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मान लो जी नहीं है मुझे कॉन्फिडेंस अपने लेबर के ऊपर या एम्प्लॉय के ऊपर, पर मुझे लगता है कि नहीं आता उसे कुछ, वो कुछ बता भी रहा होगा मैं सुनने का ही नहीं, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या बेटा, हाँ होता है, ये सेंडर और रिसीवर के रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, नहीं है मुझे उस पर कॉन्फिडेंस। डिस्ट्रस्ट में अलग चीज है, उसने झूठ बोला मेरे माइंड में बैठ गया, वो अलग चीज है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब उसकी कैपेबिलिटी में मुझे डाउट है। डिस्ट्रस्ट अलग चीज है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अलग चीज है। तो वो कुछ बता भी रहा होगा मैं उसकी बात सुनने का ही नहीं, चाहे वो सही बता रहा हूं। कोई डाउट यहां तक। फिर इसके अंदर क्या आता है भैया, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। फियर ऑफ चैलेंज टू, भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभार क्या होता है भाई, मुझे पता है कि ये भैया मेरी लेबर है, अब मैं उसे सारी बता भी नहीं सकता बात कि कहां से माल आ रहा, कितने का आ रहा, अब मैं सारी छुपा भी नहीं पा रहा।
अब कोई कस्टमर ऑर्डर लेने आया तो मैंने उसे कह रखा था भाई 10% ज्यादा डिस्काउंट मत दियो, उसने दिया नहीं और वो चला गया। मैंने कहा क्यों गया, कह जी 10% से डिस्काउंट ज्यादा मांग रहा था। मैंने कहा पूछ तो लेता, इसमें पड़ता था, इसमें मार्जिन था। अगली बार क्या हुआ, उसने दे दिया, अरे भाई इसमें पूछ तो लेता, इसमें नहीं था। अब उसे बता भी नहीं पा रहा सारी बात, ये मुझे कितने का पड़ रहा है, तो इस वजह से कम्युनिकेशन का दिक्कत आ रही। पूरी बात बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्या है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, फियर ऑफ चैलेंज टू, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहां तक। फिर आता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। क्या आता है, अब मैं आराम से बैठा था क्लास में, किसी ने पंखा मोड़ दिया, मैंने देख लिया, अब बाद में हम ही निकले कैमरे में पूछ रहे भाई किसने करा, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों पैर पे गुलाटी मारूं, मुझे बाहर पकड़ लेगा। तो क्या अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, क्या तो मुझे कुछ फायदा तो नहीं ना, तो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अच्छा मैंने कोई सजेशन दिया कंपनी के अंदर और उससे कंपनी को फायदा हुआ पर उन्होंने मुझे कोई रिवॉर्ड, कोई अप्रिशिएट, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, तो ये क्या, लैक ऑफ इंसेंटिव। क्या है, ये बैरियर है, ये पर्सनल बैरियर है। अच्छा सर इसका क्या तरीका है, इसे कैसे ठीक करें, तो भाई सीधी सी बात है, प्रॉपर अटेंशन दो, आप प्रॉपर फीडबैक लो, ठीक है, प्रॉपर अटेंशन दो, प्रॉपर फीडबैक लो। जब आप बात कर रहे हो तो पहले आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जो आप बोलने वाले हो क्लियरिटी होनी चाहिए, नीड के हिसाब से बात करो, रिसीवर के टेक्निकल टर्म मत यूज करो आप, ठीक है ना। ये सारे तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इन बैरियर्स को अवॉइड कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल से हैं, लैंग्वेज टोन का ध्यान रखो, ज्यादा तेज बोलोगे नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे बोलोगे नहीं समझ में आएगा, प्रॉपर टोन हो। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हो, बेसिक मेजर्स हैं। चैप्टर स्वाहा, मिलते हैं नेक्स्ट वन।